वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट बातों बातों में, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंडियंस लिविंग इन क्रैको। और ऐसे ही गेस्ट हमारे साथ आज जुड़े हैं देवदत्त, जो बंगाली एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। लेट्स टॉक विद हिम। वेलकम देवदत्त, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। Thank you very much. I think it's a great opportunity, good platform to talk. Very nice. Thank you. Please let us know a little bit about your background. Well, in terms of background, I would say that I was born and raised in an army family. Dad was in the army, so we kind of kept traveling. Almost पूरी इंडिया हम लोग मतलब घूम चुके हैं. तो right from northeast to central India to western India, southern India and north. तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई जगह बाकी है अभी. और इसके पहले तो पापा की बिकॉज वो पोस्टिंग वाली जॉब थी, तो हम लोग वी kept moving around new schools, new friends all the time. So इससे क्या हुआ था कि हमारे अंदर खुद भी there is a lot of cultivation that happens with you within yourself. आप as a person mature करते हो जब आप बाहर के लोगों से मिलते हो. Not always you are within your culture and all that. तो उससे काफ़ी आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है उस एंगल से. तो it was nice. And then पापा ने डिसाइड किया कि उसके बाद हम लोग बंगाल आ जाएंगे और फिर वहाँ पर सेटल करेंगे. उन्होंने घर बार बना लिया. तो मेरा बड़ा भैया जो है, सो वी आर टू सिबलिंग्स. ही वाज इन द एयर फोर्स. तो घर पे मतलब वही कल्चर वही आर्मी वाला ही है, डिफेंस वाला ही है. एब्सोल्युटली. बट मेरे पापा उतना स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ पर्सन नहीं है. मतलब ही इज नॉट. मामा बहुत स्ट्रिक्ट है. तो लेकिन तो मुझे भी जाना था उसी लाइन में कि पापा आर्मी में है, भैया एयरफोर्स में है. तो जो सब लोग करते हैं एनडीए वगैरह, सीडीएस वगैरह, वो सब करा. और उसके बाद एनडीए में मेरा सिलेक्शन हो गया. बट देन आई वाज डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट बिकॉज आई हैव अ फ्लैट फुट. तो फ्लैट फुट की वजह से यू कैन नॉट गेट इनटू डिफेंस. इधर यू हैव अ लॉक्ड नी, मतलब आप जब खड़े होते हो तो आपके दोनों घुटने अगर जुड़ जाते हैं, और अगर आपका पानी पर डालने के बाद अगर आपका जो ओवरऑल जो पैर का जो शेप आता है वो अगर वो कर्व नहीं आता है तो दैट्स अ मेडिकल डिसेबिलिटी. इट्स नॉट रियली अ डिसेबिलिटी बट इट्स अ डिफेक्ट. तो जिसको आर्मी में या फिर किसी भी डिफेंस में लिया नहीं जाता है. बट व्हाट्स द रीजन डू यू थिंक? वेल द रीजन इज कि आप भाग नहीं पाओगे फास्ट. बट ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं है. जूते पहनने के बाद क्या फर्क पड़ता है. लेकिन definitely. उसमें क्या होता है कि अगर आप 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर रन कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी. आपको एंकल्स में दर्द होगा, आपको साइटिका पेन्स होंगी. तो उसका एक साइंटिफिक वो रीजन डेफिनेटली है कि अगर वो पाँव अगर वैसा नहीं है तो आफ्टर द एनडीए एंड सीडीएस एंड ऑल दैट, सो आई क्लियर्ड ऑल द यूपीएससी एग्जाम्स. इंटरव्यू क्रैक कर लिए. 8-10 दिन का इंटरव्यू होता था. पहले बनारस में हुआ, फिर इलाहाबाद में हुआ. सब कुछ क्रैक करने के बाद उसके बाद जब चांस नहीं मिलता आपको तो यू गेट वेरी डीमोटिवेटेड. बट अगेन तो फिर मैंने कहा चलो ये लाइन में मेरा तो होना नहीं है. तो देन आई स्टडीड माय बीएससी इन फिजिक्स. शुरू से ही मतलब काफ़ी एकेडमिक्स की तरफ बहुत मेरा ध्यान रहा है. तो मैथ्स एंड फिजिक्स हैव बीन ऑलवेज माय फेवरेट सब्जेक्ट्स. तो मैंने सोचा कि फिजिक्स पढ़ते हैं. और कलकत्ता में ऐसा वो था कि आपको अगर तो मुझे बीटेक करने का बहुत शौक था, लेकिन वो बीटेक में ना रेगुलर बीटेक्स मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इसमें नहीं करना चाहता था. तो मुझे करना था कि एस्ट्रोफिजिक्स में, ऑप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, देन देयर इज मेटलर्जी. ये जो होती हैं स्पेशल बीटेक्स होती हैं, ये आपको हमारे कलकत्ता में राजा बजाज साइंस कॉलेज या देर आर ओनली और या फिर आईआईएस बैंगलोर, इंडिया में बहुत कम प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप इस तरह का कोर्स कर सकते हो. लेकिन उसको करने के लिए आपको ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी लेवल पे टॉप 50s में आना ही पड़ेगा. वही एंट्रेंस है. तो पहले आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ती है ऑनर्स सब्जेक्ट लेकर. तो फिर मैंने फिजिक्स में मतलब क्लास 12th के बाद मुझे कभी वो एंट्रेंस आईआईटी वो सब मैंने कभी दिया ही नहीं, क्योंकि मेरा एम ही था कि मुझे इस कॉलेज में जाना है. और मैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा हुआ हूँ. हमेशा 85-90% मार्क्स आते थे. तो हमने सोचा कि भाई क्या मुश्किल है 60-65% लाना. तो इट वुड बी वेरी इजी. फिर पता चला कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जब मैंने एडमिशन लिया फिर तो फिजिक्स ऑनर्स ले लिया. एंड देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग एंड एवरीथिंग. फिर पता चला कि 64% यूनिवर्सिटी टॉपर को आते हैं. मतलब जो आप पूरे वेस्ट बंगाल में 250-300 कॉलेजेस मिला के जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कॉलेजेस आती हैं
उसमें से यूनिवर्सिटी टॉपर को 64% मिलते हैं, तो उसमें टॉप 50 में आना मामूली बात नहीं है। उसके बाद फिर एंट्रेंस होता है। So is तो it like too hard? इट इज first two years? टू हार्ड टू गेट इनटू दोज प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स। तो फिर भी मैंने फिजिक्स ऑनर्स तो मैंने शुरू कर ही दिया था, तो वो मैंने खत्म करा। अनफॉर्चुनेटली आई गॉट अराउंड 59%। 59% में भी मेरा यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऑलमोस्ट 112 113 था, but that was not enough for me to get admission into these colleges. And how much you actually need, like percentage wise? You had Like to minimum. you had to be overall सारे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को मिला के, अगर आपको एस्ट्रोफिजिक्स में या जियोफिजिक्स में या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक करना है तो आपको टॉप 50 में तो आना ही पड़ेगा। टॉप 50। But you were 59, no? 59%। 59%. और टॉप 50 में आने के लिए कम से कम 63-64% चाहिए होता है। But don't you It's very feel it's tough. like it's not okay because No, we it's have not. very big population. You I even know. though ask for 50, it's like you have 500. उससे क्या होता है ना, आई नो, बट देन वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं और वो चाहते हैं कि एकदम क्रेम दल है, क्रेम वाले बच्चे ही आए यहाँ पर। तो एनीवे तो वो हुआ नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एमएससी, तो पर सबने कहा कि 59 बहुत हाई मार्क्स है। Yeah. आपको लग रहा, आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ के आए हो तो आपको 85-90% की आदत है, पर कैलकाटा यूनिवर्सिटी में भी 59% बहुत अच्छा मार्क्स है। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने जॉइंट एंट्रेंस और आईआईटी वगैरह वो सब दिया। तो मेरा आईआईटी गुवाहाटी में रैंक आया और फिर जॉइंट एंट्रेंस के लिए मुझे उसमें मिल गया कैलकाटा में ही कॉलेज। सो पापा ने कहा कि क्या गुवाहाटी जाओगे इतनी दूर, तो यहीं पढ़ लो। तो फिर मैंने कंप्यूटर साइंस में फिर मैंने बीटेक करा और जॉइंट एंट्रेंस इजीली क्लियर हो गया क्योंकि मैं ग्रेजुएशन करके आया था और पढ़ाई उसके लिए चल रही थी, तो इजीली क्लियर हो गया, अच्छे रैंक आ गया। फिर मैंने इंजीनियरिंग करी। उसके बाद फिर मैं चला गया मोहाली, डेल, पंजाब। तो एक्चुअली मेरा जन्म पंजाब का है। So even though I am a Bong by blood, but I was born and raised in Talwara, Gurdaspur, because Papa, before joining army, he was in there. He was working on the Bhakra Nangal Bias project. तो उस project में thousands of engineers have worked, but my father was one of those engineers. तो उनका नाम, it's a big number still. It is still a big number. तो वहाँ से फिर तो उसके बाद पंजाब से एक कनेक्शन ऑलवेज था। आई कैन स्पीक ऑलमोस्ट 80-90% पंजाबी, बट वो प्रैक्टिस नहीं रहती है तो छूट जाती है। तो उसके बाद फिर बस और कुछ नहीं, उसके बाद फिर हम लोग आ गए, इंजीनियरिंग हो गई। इंजीनियरिंग होने के बाद उसके बाद फिर जॉब के लिए मैंने डेल ज्वाइन किया मोहाली में। फिर वहाँ से बैंगलोर और उसके बाद फिर शादी। फिर आई गॉट मैरिड टू माय ड्रीम गर्ल। तो वी वर डेटिंग इन बैंगलोर फॉर अबाउट a year and a half. Is it like a school, university No. batchmate or? No, it's a different story altogether. She's sister of my best friend. Okay. तो मैं और मेरा दोस्त मतलब जो होता है, तो मतलब हम लोग एक ही साथ कॉलीग थे बैंगलोर में। उसके बाद फिर मेरा प्रमोशन हो गया, फिर मैं मोहाली चला गया, फिर शादी करके हम लोग मोहाली चले गए। पहले फिर उसके बाद अराउंड 2-3 years इन मोहाली, फिर हैदराबाद, एंड देन स्लोली देन आई जॉइंड IBM। फिर वहाँ से मूव्ड इनटू बैंगलोर अगेन। और उसके बाद बैंगलोर से फिर मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया। तो आई वाज इन मेलबर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। वहाँ पर भी इट वाज अ डेपुटेशन फ्रॉम IBM ओनली। But how was your experience there in Melbourne? Yeah. I think apart from the city, सबने मुझे बताया था कि यार ऑस्ट्रेलियंस बहुत रूड होते हैं, सावधान मतलब रहना है, and all that. We also It's a heard like a cliche. racism, no? Yeah, it's an unnecessary criticism. It's a myth. मैं गया, मैं रहा वहाँ पर इतने दिन, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ that the Australians are rude in any way. I thought that they were a lot more patient people. They really were helpful. तो काफ़ी मतलब अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पर। और मेलबर्न में एकदम हार्ट ऑफ मेलबर्न में किंग स्ट्रीट में रहता था मैं, और वहाँ से IBM ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं था, तो पैदल चले जाते थे। एंड देन मेरी जॉब लगी HCL में। तो फिर बिकॉज आई वाज इन मेलबर्न, तो मैंने कहा कि मुझे तो आई एम ओनली लुकिंग फॉर एन ऑन साइट पोजीशन। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आप इंडिया आके ज्वाइन कर लो। तो 1 साल मैंने इंडिया में काम किया और उसके बाद फिर पोलैंड आ गए। और पोलैंड हम लोग 2017 में आए। Okay, so long ago. Almost this is our 9th year now.
here. Okay. So how was your experience living in Krakow? To be very honest, जब हम लोग पहले आए थे 2017 में, उस टाइम वाइफ प्रेग्नेंट थी मेरे सेकंड बच्चे को लेकर. तो शी वॉज उस टाइम पे इट्स लाइक शी वॉज ऑलमोस्ट 32 वीक्स. तो एयरलाइंस वाले तो चढ़ने ही नहीं दे रहे थे प्लेन में. तो काफ़ी मुश्किलात के बाद उनको मनाया कि हम लोग एयरपोर्ट पे खड़े मना रहे थे. But are they asking for like a medical Yes, proof yes, and so yes, on? yes, absolutely. So a lot of pregnant ladies, if they are 32 weeks or more, the airlines do not allow them to travel, to change countries. So it's आप like within country travel कर रहे हो ठीक है, लेकिन जब आप country change कर रहे हो तो they do not take a risk. और लंबी फ्लाइट के लिए they do not take a risk. So is it like a safety reason or? It is safety. It is primarily safety. और भी reasons हैं, जैसे दूसरे कुछ कंट्रीज है जहां पर आपको बाय बर्थ नेशनलिटी मिल जाती है बच्चों को. तो उन कंट्रीज में भी वो प्रेग्नेंट लेडीज को अवॉइड करते हैं Of course. आना, ताकि कि वो बच्चे फिर ऑटोमेटिकली नेशनलिटी ले लेंगे, फिर आपको पेरेंट्स को भी देनी पड़ेगी वो राइट्स एंड ऑल दैट. तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं. But in Poland, I don't think so. Such No, things is there is happening, nothing that exists like that in Poland. तो फिर हम लोग जब यहाँ पर आए तो इनिशियली इंडिया में कैसा होता है कि आपको एक ही डॉक्टर देखता है एंड टू एंड. यहाँ पर तो आके मेडिकल सिस्टम समझने में हमको काफी टाइम लग गया. एंड नॉट जस्ट दैट, the medical system was very good here. It's not that it is not good. The language was a problem. We were not able to communicate with anyone. The doctors, the nurses, midwives, hardly we got a doctor who could speak English back then. Abhi, right now, it's a lot different. Right now, you will find English-speaking people pretty much everywhere. The Gen Z and even the millennial generations here, they are speaking good English. But 8 years back, this was not the case. So that was our major challenge at that point in time. तो उसके बाद और 3 महीने में डिलीवरी थी. हम लोग जनवरी में आए थे. नॉट जस्ट दैट, -26 में आए थे. उस टाइम पे टेम्परेचर -26 था. और ऑस्ट्रेलिया में इतनी ठंड पड़ती नहीं है. और इनको भी इतनी आदत नहीं थी. तो वो एक बहुत बड़ा शॉक था हमारे लिए. टेम्परेचर में इतना डिफरेंस था. फिर गाड़ी नहीं थी शुरू में. तो मतलब मार्केट जाओ और उस ठंड में इतना स्नो में आप सब कैरी करके ला रहे हो ना. तो इट वाज वेरी वेरी टफ इनिशियली. एंड देन आई थिंक 2018 द फर्स्ट थिंग दैट आई रियलाइज्ड इज दैट आई नीड अ कार हियर बिकॉज द विंटर्स रियली गेट वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड ट्रबलसम. तो उस चीज को करने के लिए सबसे पहले गाड़ी ले ली. Yeah, but I think when you have actually pregnant wife, you have to also take her to doctor appointments and so on. Correct. And it's very hard to take her in, even though in like if we say tram, because. So उस टाइम पूरा टैक्सी. Yeah, so it's it had to be all taxis. All taxis, completely. और उस टाइम पे हमारे यहाँ पर आप अभी देखोगे जैसे गमट्री है, ऑटोडॉम है. These are websites जहाँ पर लोग घर ढूंढते हैं and all that. हमें बताने वाला कोई नहीं था. I think we were one of the very few Indians जो शुरू में आए थे. तो बताने वाला कोई नहीं था कि कहाँ देखना है, कहाँ जाना है. We are Bengalis, right? तो हमारे लिए fish is staple. तो कहाँ मछली मिलती है और किस प्राइस पे मिलती है, कोई नहीं था बताने, कोई गाइड नहीं था. We technically don't live like next to sea. Correct, absolutely. Krakow is like far away. और उस टाइम ना कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था. जैसे अभी आप लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हो, तो this is so nice for people to be aware of what was happening. हमें तो पता ही नहीं था कि कहाँ पर क्या करना है. सो स्लोली कुछ इंडियन फैमिलीज के साथ धीरे धीरे बातचीत हुई. एंड देन वी वेंट टू दैट लेवल कि इसके बाद जो इंडियंस आएंगे, इसके बाद जो बंगालीज आएंगे, उनके लिए तो काफी मुश्किल होगी. दैट वाज द ओवरऑल फाउंडेशन of making this association. So for example, when you actually came from India and you are, as you explained, like your wife was pregnant, right? How you actually managed, because you find English speaking doctor, or like it was quite hard for you, definitely, right? It was. But how you managed it? So if we just rewind 8 years back, Google Translator भी इतनी अच्छी accuracy नहीं देता था. Right now Google Translator accuracy is very very good. So for example, German, because I'm into tools and automation, so we keep analyzing the AI world. Right now, Google Translator, I think in Polish is about 85 to 88% accurate when it comes to colloquial speaking. Back then, 8 years back, it was hardly 40%. So जो भी हम translate करके बोल भी रहे थे डॉक्टर को, उसको समझ में नहीं आ रहा था. And whatever he was saying, it was very very difficult.
देन वी स्टार्टेड राइटिंग थिंग्स डाउन कि ऐसा, देन वी गॉट आवर मेडिकल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम इंडिया जो लाए थे हम लोग साथ में, वो डॉक्टर्स को दिया, पर एवरीथिंग वाज इन इंग्लिश. Did you translate it? No, we couldn't. Then we had to spend a lot of money for these sworn translators जो यहाँ पर थे. Yes. और वो लोग पर कैरेक्टर चार्ज करते हैं. मतलब अगर वो चेंज, अगर गुड है, गुड को अगर दोबरा बोलेंगे तो उसमें 5 कैरेक्टर्स हैं. वो पर कैरेक्टर, स्पेस को भी कैरेक्टर पकड़ते हैं. और उस टाइम जब आप नए आते हो तो पैसा ही ताकत होती है, और अगर वो पैसा अननेसेसरी चीजों में खर्च हो जाए, No, it hurts. it really hurts, right? तो उस टाइम पे काफी दौड़ा दौड़ी मतलब चल रही थी, तो इतनी भागम भाग थी. और मेरा बड़ा बेटा तब was only 9 years old. उसका स्कूल भी शुरू हुआ था. और यहाँ पर ऐसा है कि जब तक कि आपका बच्चा एक सर्टेन एज पे नहीं हो जाता ना, पेरेंट्स मस्ट अकम्पनी, आपको जाना ही पड़ेगा स्कूल में. तो एक बुरी आदत है मुझे, मैं स्मोक करता हूँ. तो उसमें जब मैं बड़े बच्चे को स्कूल में ड्रॉप कर रहा था, एक दिन पैदल जा रहे थे हम लोग, तो घर स्कूल के पास ही लिया हुआ था उस टाइम पे. तो मैंने कहा कि अब तो स्कूल का गेट आ गया, चला जा तू यहाँ से, आई कैन सी द गेट. और मैं गेट के बाहर था. तो 2-3 दिन ऐसा किया मैंने. उसके बाद मैंने वहाँ पर आई जस्ट स्टार्टेड, आई लिट वन सिगरेट एंड फिर वहाँ से मैं अपने बस पकड़ने के लिए चला जाता. तब गाड़ी नहीं थी. 2-3 दिन के बाद स्कूल से इंटीमेशन आ गया कि वी सी हिम वॉकिंग थ्रू द डोर अलोन, वी डू नॉट सी अ पेरेंट अकम्पनिंग हिम. तो आई वाज एक्चुअली गिवन अ वार्निंग. So you have to take this child to the door or inside the school? you have to Inside leave the it? school, unless till the time they get to an age. So year 7 तक आप बच्चों को अकेला छोड़ नहीं सकते यहाँ पर. You have to really accompany the child inside the school premises. उसके बाद बच्चा अपने क्लास में जा सकता है. Yeah. But that was again another learning for us. तो वो बच्चा भी था. फिर नया जब छोटा बच्चा जब हुआ तो he was born with very high jaundice. इंडिया में अब हर बच्चा जॉन्डिस को लेकर ही पैदा होता है, राइट? वी नो दैट द जेस्टेशनल बिलिरुबिन्स आर वेरी वेरी हाई. तो हमारे इंडिया में तो बच्चों को वो ब्लू रे में कैबिन के अंदर, ग्लास कैबिन के अंदर डाल के रख देते हैं, और वो दैट हैपेंस फॉर ऑलमोस्ट 10 days 12 days की थेरेपी I चलती है. think like whenever some kid born in some other country, they have like specific diseases existing in that country, and when you move it, it's just like always a problem because Correct. new like doctors, they don't know what Correct. exactly going on. Absolutely. Even though they study about it, but they are not experienced. They are as not Indians. experienced, और हम समझा भी नहीं पा रहे हैं. Yeah. लैंग्वेज भी डिफरेंट है. अगर ऐसा भी हो जाता that we are able to explain things in a manner that they could understand, that would have made our lives easier, that would have made the whole world better. But वो नहीं हो पाया. तो मेरा छोटा बच्चा जब यहाँ पर होता, 2 दिन की यूजुअल ब्लू लाइट में थेरेपी डाल के उसको वापस उन्होंने दे दिया हमें यहाँ. एंड देन बट अगेन सो उसके बाद फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होना शुरू हुआ, कोविड में वी वेंट बैक होम. वहाँ पर फिर शोमाली माई वाइफ वो बच्चों को लेकर फंस गई. मैं और बड़ा बेटा वापस आ गए थे, वो फंस गई थी. तो देन वी स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट आवर younger child is actually in the spectrum, in the autism spectrum. He was not speaking. He still doesn't speak. He's not able to form sentences. So he goes to a special school यहाँ पर. And then that is another episode for us to find a special school. A special school that will take a foreign child. And speak at least a little bit English. So Correct. So because he is non-verbal, वो बात नहीं करता है. 1-2 words अभी बोलना, मम्मी डैडी, hungry, water, pee, very few words. तो फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है स्पेशल बच्चों के लिए. आपको एक डॉक्यूमेंट निकालवाना पड़ता है. यू विल हैव टू हैव साइकोलॉजिस्ट के साथ 4 या 5 सेशंस करने पड़ते हैं वीडियो कैमरा के साथ. फिर साइकियाट्रिस्ट के साथ सेशन करने पड़ते हैं. फिर वो गवर्नमेंट को सबमिट होता है. फिर गवर्नमेंट वहाँ से अपने साइकियाट्रिस्ट आके उसका क्रॉस इवैल्यूएशन करती हैं. देन दे रिलीज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड ऑस्ट्रेचेनिया. बिना उस डॉक्यूमेंट के इस कंट्री में स्पेशल कोई भी बच्चा रह ही नहीं पाएगा. And how long this procedure take? Well, it took us almost 6 months. So स्कूल में जब वो नॉर्मल स्कूल में गया था, तो नॉर्मल स्कूल में उन्होंने ऑब्वियसली टीचर्स को पता चल जाता है कि दिस चाइल्ड इज नॉट नॉर्मल. तो वो इमीडिएटली उन्होंने हमको कहा कि आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन किसी ने गाइड नहीं किया कि कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, कैसे करना है. सब कुछ मैंने खुद अपने से सीखा. And then thankfully I'm now able to help. There are at least
4 families here who are special kids, Indian families. तो अब बात ऐसे फैल गई है कि जब भी किसी को ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंटेशन कराने की बात होती है तो बोलते हैं, देव से बात कर लो क्योंकि उसने करा है एंड ही नोज एवरीथिंग. नो बट दिस इज सच अ गुड आइडिया बिकॉज नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग किसी नई जगह पे जाते हैं तो एज यू सेड कि भी हमें कुछ नहीं पता उस जगह का Correct. एंड लेट अलोन फॉर लाइक डॉक्यूमेंट्स इट्स अनबिलीवेबल वर्क Absolutely. एंड इट्स क्वाइट हार्ड व्हेन यू डोंट नो द लैंग्वेज. Correct. अगर इंग्लिश में हो तो बंदा रीड भी कर लेता है बट Correct. अगर इंग्लिश में नहीं है तो व्हाट एग्जैक्टली यू शुड डू एंड There's nothing that we could do. Yeah, so it's- So to answer your question, शुरू में हमारा experience was not that great. Language was a problem. कहीं कहाँ पर क्या मिलता है कुछ नहीं पता था. But then slowly adopt आप कर लेते हो environment के yeah, साथ, it right? takes time, no? It takes time. But धीरे धीरे I think we were able to put him to a special school only after 4 years of his age. और वो काफी लेट हो गया था. और यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करना भी डिफिकल्ट है क्योंकि यू हैव टू फाइंड समवन हु स्पीक्स इंग्लिश. Do you taking translator with you? Initially we had to, but then in these scenarios वो translate करके ना it doesn't work. It doesn't work in those situations. Then we had to find someone who could speak English. Then eventually we landed upon on a school who provided those people. We had to take appointments and every appointment was like a month and a half apart. So पूरा process करने में हमें 6 से 8 महीने लग गए. By the time his document came, सेशन शुरू हो गए थे दूसरे स्कूल्स में. फिर एडमिशन की प्रॉब्लम. अब डॉक्यूमेंट आ गया फिर मतलब बड़ी मुश्किल से पैर पकड़ के एक स्कूल में मैंने उसको वहाँ डाला था. तो 2 साल नोवी क्लिपाश के पास स्कूल है एक मापोस की MCWR करके. वेरी नाइस स्कूल. तो वहाँ पर उसको 2 साल तक उसने पढ़ाई की वहाँ पर और उन्होंने उसको काफ़ी हद तक अपने आप से खाना खाना सिखाया, टॉयलेट करना सिखाया. वो हमें तो लग नहीं रहा था कि हम उसको कैसे सिखाएंगे उसको. पर these guys have a very special technique. पोलिश में ही कर रहे हैं लेकिन they have a special technique. Now finally we got a seat in a government school जो हमारे घर के बिल्कुल पास है. वो शुरू से होना चाहिए था क्योंकि आप जहाँ रहते हो वो गवर्नमेंट स्कूल जो आसपास हैं वो आपके बच्चों को लेने में they are obligated to take your kids. पर सीट्स नहीं थी तो 2 साल बाद हमें सीट मिली. और इस स्कूल में अभी आई कैन प्राउडली से कि 2 और सीट्स खाली थी. तो मेरे जो दोस्त थे जिनके बच्चों को भी मैंने गाइड किया था उनके बच्चों का एडमिशन भी हो गया है अभी. So thank you so much. You're doing a lot for community. It's Of not course. even only I think Bengali community, but it's Of all course. Everyone. for everyone as Absolutely. a Indian. So I like to know more about your association, how it started. Again, so it all started from the same concept where because हमें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था जब हम आए थे. तो द होल पॉइंट वाज दैट नोबडी एल्स शुड गो थ्रू ऑल दिस. सबको पता होना चाहिए अगर कोई प्रेग्नेंट वाइफ लेकर नहीं भी आ रहा है, अगर कोई छोटा बच्चा लेकर आ रहा है, उसको पता होना चाहिए कि कहाँ पर दवाई मिलती है, कौन सी दवाई नहीं मिल सकती है. व्हाट आर द थिंग्स दैट इज अवेलेबल ओवर द काउंटर, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन नॉट बाय विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन. कैसे आप लुक्समेड, कैसे आप जूस, कैसे आप एनलमेड और ये मेडिकल सिस्टम को आप कैसे समझोगे. आपके आरपीज और इसके रिन्यूअल प्रोसेसेस, हॉस्पिटल के एडमिशन प्रोसेसेस, स्पेशल चाइल्ड है तो उसका प्रोसेस, घर खरीदने का प्रोसेस फॉर हमारे जो फॉरेनर जो हैं. And also PIT. हाँ टैक्स. अब मैंने मतलब आई थिंक आई हैव ट्रेन्ड न्यूमरस पीपल टू टैक्स. इसके पहले देयर आर कंपनीज जो 200 zloty 250 zloty लेके टैक्स करती थी. I think because I remember like last time I had to do it and they were asking me like 200 euros from me because I'm foreigner. करेक्ट. So- बट वो इजीली हो जाता है और मैंने सबको स्क्रीन शेयर करके ट्रेन. आई थिंक आई हैव प्रॉब्ली ये पिट सबमिट करना तो आई हैव ट्रेन्ड ऑलमोस्ट मोर देन 200 पीपल. तो That's nice. क्योंकि ये दीज आर द थिंग्स जहां पर लोग अननेसेसरी पैसा वेस्ट करते हैं. तो एसोसिएशन बनाने का दैट वाज द प्राइम ऑब्जेक्टिव सो दैट पीपल नो व्हाट इज राइट. They know what are their rights here in foreign land, what are the things that they can do and they cannot do. And if people who are senior here, अगर हम गाइड नहीं करेंगे तो it becomes your moral responsibility. आप जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते हो किसी कंट्री में, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप जो आने वाले जो लोग हैं उनको गाइड करो. एंड इट डज नॉट मैटर कि वो किसी पर्टिकुलर जाति या समुदाय से बिलोंग करते हैं. इट शुड बी यूनिवर्सल. तो दैट वाज आवर ऑब्जेक्टिव. तो एसोसिएशन बना विथ 4 फैमिलीज इनिशियली. अब वो फाउंडर फैमिलीज अभी नहीं है. एक नेदरलैंड्स में है, एक बेल्जियम में है और एक स्कॉटलैंड में है. और हम लोग रह गए थे. एंड देन
धीरे धीरे आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द अदर इंडियन फैमिलीज और बंगाली फैमिलीज की सब लोग साथ में आते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आई एम योर रात का 3 बजे का दोस्त. If you have a problem at 3 a.m. at night, do not hesitate, pick up the phone and call. I will be there. It doesn't matter what it is. Whether it is finances, whether it is अगर आपके घर का सामान चेंज शिफ्ट कर रहे हो, नहीं मिल रहा है, I have helped a lot of people खुद गाड़ी में अपना उनका सामान भर के घर शिफ्ट कराना. Because कहीं पर, and I'm going to be very honest, कहीं कहीं पर मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा स्वार्थ है. स्वार्थ यही है कि अगर मैं किसी का भला करता हूं तो भगवान मेरा भला करेगा, और मुझे अपने भले की चाहिए, मुझे अपने बच्चे के भले की चाहिए. तो आई जस्ट वांट टू एंश्योर कि, एंड दैट इज माय इंटरेस्ट. Yeah, but it's such a nice thing of you saying like this. It's such a nice thing. So it is the association has now we have grown really big. तो लोग आते गए, कारवां बनता गया, और हमारा मोटो वही है. और जैसे ही लोग एक साथ आ जाते हैं ना, तो अब बंगालीज में क्या है, गाना बजाना, कल्चर, म्यूजिक, दिस इज इनबॉर्न. So almost pretty much everybody sings, everybody plays. So I play a lot of instruments. I compose music. My wife is a fantastic singer. She plays a lot of instruments. तो वहाँ से फिर पूजा वगैरह, दुर्गा पूजा is very big for us, right? तो दुर्गा पूजा तो was at such a high scale कि उसको करना बहुत मुश्किल हो रहा था initially. मूर्तियाँ मंगवाना, और हमने फ्रैंकफर्ट से मूर्तियाँ वगैरह मंगवाई. तो एसोसिएशन की नींव पड़ी इस रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन उसके बाद इट बिकेम एंटरटेनमेंट, इट बिकम फन, इट बिकेम CSR एक्टिविटी. सो हमारा और भी मोटो जो एसोसिएशन का है वो ये है कि जैसे यूक्रेन वॉर के टाइम पे वी डोनेटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स. वी डोनेटेड नॉट जस्ट मनी, वी डोनेटेड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, जो डाइपर्स वगैरह बच्चों को जो चाहिए, कपड़े लत्ते, जूते, टूथपेस्ट वगैरह, जो सामान उस टाइम पे इकट्ठा हो रहा था. तो एसोसिएशन की तरफ से वी डिड अ लॉट फॉर देम. देन अम्फान जो बैक इन इंडिया में जो आया था, जो तूफान आया था, देन उड़ीसा में जो तूफान आया था, उन सब के लिए. तो वी ऑलवेज एलोकेट अ सर्टेन बजट एवरी ईयर टू हेल्प. नाउ वी कैन डू इट. तो वी एलोकेट दैट बजट एवरी ईयर टू एंश्योर कि एनीबडी हु इज आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट नीड्स हेल्प, we go ahead and we have connections with a lot of NGOs back in India. Okay. Here with the consulate as well. तो I think फिर उसको प्रोसेस आया कि उसको रजिस्टर कराना है. I think we are the only association here which is registered. So your association is not only limited towards only Indians, but it's like outside, whoever needs help, they can reach out. Absolutely, absolutely. Okay. We also have Polish members. I mean, the spouses are Polish. So half. Half, yeah. And then we have a lot of the local community who comes in, and they're very, very regular in our events. So we have Polish, we have Britishers, a lot of people, Europeans, they come, and Indian puja vagara is already a very, how should I put it? It's so attractive. है ना, और लोग देखना चाहते हैं उसको. तो उस हिसाब से भी काफी हो गया. फिर देन mostly all the restaurants here in Krakow, Indian restaurants, they are our vendors. So everybody, they come and they put up their stalls. Right now we are growing big, and hopefully the idea of growing big is not just in size, but with that objective in mind, that the association is built not just to have fun, but to ensure हमारा जो prime motto है. तो जब भी कोई ज्वाइन करता है मैं उसको वही बोलता हूँ, रात को 3 बजे रेडी रहना. किसी ने भी फोन किया तो इफ यू आर विलिंग टू हैव दैट, वो जज्बा होना चाहिए आप में. अगर वो जज्बा है, देन दिस इज अ प्लेस फॉर यू. इफ यू थिंक यू आर जस्ट कमिंग हियर टू हैव फन, then this might not be the right association for you. And I want to drive that culture within people. No, but I think it's like अगर कोई association open है तो it makes to helping each other. Correct. If they are coming to the society, they also have to help, or they can also get help. Absolutely. So this is like both way. Correct. So as you explained that you like to eat fish, and as a Bengali, definitely other people who live here, they also want to eat exactly the same one. Right. So let us know how you find a special kind of fish. See, for Bengalis, it's important that the fish has to be fresh water.
We are not into marine water fish as much, like the mackerels or the salmons of the world, right? Even though salmon is kind of a fresh and a marine water fish. But the kind of cuisine that we have, उसमें fresh water fish मतलब बहुत ज़रूरी है, जो ponds, तालाब में, लेक में होती हैं. From that perspective, we find here Amur Tuja is one fish that's number one ranking, which is very close to the fish that we get. And that is available only during the winters here. Only during the winters. So November, December, Jan में आपको मिलेंगी और उसके बाद February तक के बाद वो मार्केट से निकल जाएंगी. So कौन सी मार्केट में मिलती है ये नॉर्मली? Ocean. अच्छा, आप ओशन से ओशन में मिलती है आपको, देन आपको मैक्रो में मिल जाएंगी. एंड देन द सेकंड बेस्ट इज कार्प. तो कार्प फिश जो है वो भी, देन वी हैव डोराडा, देन वी हैव म्यूलेट, एंड देन देयर आर अ लॉट ऑफ अदर फ्रेश वाटर फिश जो यहाँ पर मिलती हैं, अच्छी अच्छी फिशेज हैं. देयर इज नाउ देयर आर इंडियन शॉप्स जो खुल गई हैं यहाँ पर, जो हमारे रोहू कतला जो एक्चुअली में इंडिया में जो मिलती हैं, now you get them here as well. I think it's been about a year. तो मेरे घर में मैंने एक पूरा फ्रीजर ले रखा है, बड़ा वाला जो आइसक्रीम वाला फ्रीजर होता है ना, तो वो फ्रीजर ले रखा है. एंड दैट फ्रीजर विल हैव एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम कम से कम 6-7 किलो का एक कतला. इट्स लाइक दिस बिग. आई हैव सम पिक्चर्स विद 2 कतलास इन माय हैंड एंड ऑल दैट. सो वो फिश अभी यहाँ पर मिलनी शुरू हो गई है. तो अमूर जैसी मार्केट में आता है तो मैं एक साथ 15-20 किलो खरीद के फ्रीजर में डाल देता हूँ. तो कितने 6 महीने 7 महीने 8 महीने एक बार. वंस इट इज फ्रोजन, क्योंकि जो फिश इंडिया से भी जो आ रही है ना वो डीप फ्रोजन होती है, और फ्रीजर्स तो यू नो कैन गो अप टू -25. तो एक बार आप उसको फ्रीज कर देते हो, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. सो इट्स लाइक लॉन्ग अ ईयर ओके. इजीली. सो आप फिशिंग करने भी जाते हो कि यहाँ पे करी कभी फिशिंग? नहीं, यहाँ पर फिशिंग करने के सारे प्लान्स बन गए थे. कम से कम 3 बार ऐसी प्लानिंग हो चुकी है. मुझे फिशिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे फिशिंग के बारे में काफ़ी नॉलेज भी है. तो इंडिया में हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो वो फिशिंग रॉड, तो वो वाली रॉड इंडिया में नहीं होती थी. बंगाल में हमारे वहाँ बांस की मिलती थी वो, और उसमें नायलन की डोरी होती है, और वो डोरी में आप जो हुक है वो आप खुद बांधते हो. बांधने की एक अलग टेक्निक होती है. फिर आप गंदी नाली वगैरह में ना, आप हम लोग बच्चे होते थे ईंटें रख देते थे. सुबह आके जब आप ईंट उठाओगे तो उसमें आपको नीचे अर्थ फॉर्म्स मिलेंगे, केंचुए. दैट बिकम्स द फूड. तो वहां से ईंटें उठा के फिर वहां से, और रेड केचुए होने चाहिए, नॉर्मल वो व्हाइट वाले नहीं, क्योंकि रेड में आई थिंक वो फिशेस खाती हैं. हाँ, तो वो केचुए उठा के हम लोग लेके उनको तोड़ तोड़ के फंसा के बहुत फिशिंग करी है लाइफ में. यहाँ पर अभी 3 बार मैं प्लान बन चुका था लेकिन जा नहीं पाया, पर अब जाएंगे 100%. Definitely you should try because you are into fishes though. Absolutely. So do you know any best place for fishing in Krakow? In Krakow, no. You need license. Okay. Without a license, you cannot really fish here. Even मतलब आप कोशिश भी करोगे, आप बोट लेकर चले गए आप विस्वा में and all that, तो विस्वा में तो वैसे भी फिश, बड़ी फिश है नहीं. लेकिन आप ऐसे बैठ नहीं सकते. आपने कभी देखा नहीं होगा. अगर किसी को देखा होगा तो उनके पास लाइसेंस है, वो कभी भी उनको पकड़ सकते हैं. तो बिना लाइसेंस के आप यहाँ पर फिश नहीं कर सकते. क्रैको में 1-2 छोटे छोटे तालाब हैं, जैसे एक जो हमारा व्हाट इज दैट स्ट्रीट, कोविजियंस्का करके एक स्ट्रीट है. दैट स्ट्रीट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन पार्ट जो चली जाती है फ्रॉम द सेंट्रल, जहाँ पर HSBC और ING वगैरह के जो ऑफिसेस हैं, एक पार्ट चले जाता है टुवर्ड्स यू नो वो Chervonemaki and all that, not that side of Kobrzynska. There's another side of Kobrzynska that comes and walks towards Vadovitska Street. वहाँ पर कुछ छोटे ponds हैं जिनकी कुछ मलकियत है कुछ लोगों के पास. They allow you to fish. But you have to pay for it, no? You have to pay for it. They will give you all the fishing equipment. चूंकि उनके पास लाइसेंस है, वो आपको as a sport, as an entertainment के लिए आप वहाँ जा सकते हो. You pay, you get the fishing equipment, और आप बैठ के मछली पकड़ के वो आपको वहाँ पर बना के खिला भी देंगे. बारबेक्यूज भी लगे हुए हैं. आप ले जा सकते हो वो फिशेस? हाँ बिल्कुल, you can. Okay. Because I know some of the places here in Krakow, they don't let you take. They don't. सिटी के बाहर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप फिशिंग के लिए जा सकते हो. आपको लाइसेंसेस की जरूरत नहीं है. मतलब टुवर्ड्स बिटवीन क्रैको एंड ज़ाकोपाने कम से कम 10 जगह हैं
Yeah, तो definitely. I also like to know, do you know any process for applying this special kind of license for fishing? no, honestly, this is one area that I thought that I would, but time ही कहाँ है. Yeah. फिर मुझे लगा कि एक अगर लाइसेंस निकलवा भी लिया और आपके पास फिशिंग इक्विपमेंट मैंने खरीद भी लिया सारा कुछ, टाइम नहीं है कि. और फिशिंग इज सच अ पेशेंट थिंग. आप सुबह से लेकर आप सुबह बैठोगे तो आपको कम से कम शाम हो जाएगी एक मछली पकड़ने में. I've been for fishing many times, so I have experience. Okay. So I know what I do. I just watch my phone, and my partner is just sitting there, and And he is fishing. like so into it, like concentrating so hard. Whenever Correct. there is some movement, he Correct. immediately go and catch the Right, fish. But right. for me, it's like But it's a very very boring. patient game. Yeah. You'll have to sit through it. Yeah, so I agree with that. So let us know any favorite place that you have in Krakow. Favorite place in Krakow? The entire city is beautiful. I've been to so many places within Europe. I think I find Krakow Main Square, anyway, in terms of size and area, Krakow Main Square is the largest within in the overall. But I think the buzz at night that happens at the center, Krakow does not sleep so early. You go to Gothenburg, you go to even Belgium, Paris. शाम के 6:30 के बाद सब कुछ अंधेरा हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है, लोग अपने घरों में जाके कुंडी मार देते हैं. बट क्रैको इज दैट सिटी विच बजेस थ्रू द नाइट. और वीकेंड तो छोड़ ही दो, मतलब अदरवाइज ऑल्सो अभी यहाँ पर आप देखोगे नॉर्मल शॉप्स आर गेटिंग क्लोज एट 11:30 एट नाइट. Yeah. Beardronkas and the Lidls are extending up to 11:30. Now that is a great thing. But अगर आप कुछ भूल गए हो ग्रोसरी या स्टेशनरी, वहाँ किसी भी दूसरे यूरोपियन सिटी में आप चले जाओ, आपको तो मतलब यू विल हैव टू गेट इट फ्रॉम अ स्टोर लाइक अ 7-Eleven or a Żabka at almost double the price. Yeah, I think in Norway I also heard like they close shops very early, and then if you want to buy some alcohol or something, you have to buy in advance. Correct, you have to. After 10 you cannot even buy. The Norwegian countries तो वहाँ पर मतलब if you talk about those countries, वो तो बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं because of they are extremely cold. But I'm also talking about the other Western European countries and their cities. Within Krakow, I think the Krakow Eye, that place, the Hala Forum, I really like it. Center, of course. And usually the drive from Krakow to Zabirzów, I really like that side, and the Zielonki side. Both the drives are very, very nice, very beautiful outside. So apart from association work, your household and your job, what other hobbies that you had? Music, to be very honest, that's something that I have cultivated from my wife. और शुरू से ही I was very much interested in playing instruments. So I play it's called the Hawaiian guitar. It's like the Mohan Veena, and mouth organ, flute, tabla, you name it, all the membranous ones, the dholak and everything. Guitar, electric, acoustic, both. And then the biggest thing is to write songs and to compose. I have composed many songs. I'm still waiting for a YouTube channel because ना गाने बहुत चोरी होते हैं. I have a lot of original songs that I plan to release. I'm just not getting time, so they need to be studio recorded, and then I would do that. But I think nowadays, like, there are so many like channels you actually can copyright Yes. your stuff. So I'm planning to put a lot of copywriting, and मतलब ऑफिस और ये काम वाम करने के बाद टाइम नहीं मिलता है. I think I don't remember when was the last song that I created, but it's been good. So music is like oxygen for both of us. जब भी हम लोग परेशान होते हैं, कुछ होते हैं, तो I just tell her कि गाना पकड़ो और मैं गिटार लेके बैठ जाता हूँ. तो Oh, it's so amazing. So do you sing for our viewers today? Okay. Do you want me to sing an original song or whatever you anything like? else? Whatever you like. We don't have any preference. I can sing one of my songs. It's called Pari Ho Tum. So this was the song that I wrote and composed to impress my then girlfriend, who is my wife now. The song goes like,
हूर हो तुम, अप्सरा हो या परी हो, कुछ भी हो तुम मेरी हो, बस मेरी हो। तुम में जाना मेरा दिल है, मेरी ही खातिर तुम बनी हो। इस जमी से आसमां तक मुझ में सिमटी एक लड़ी हो। हूर हो तुम, अप्सरा हो या परी हो। Amazing, amazing. Thank you. It's so good. I definitely want to listen more of it. Of course. And Sure. probably we will have another episode in future, and Be we our will guest. definitely want your wife to be here as well. Sure. I mean, you So- should really listen to her. Oh, I mean, definitely. I'm like 50%. No, but it's for us. It's 100%. Thank you so much for Thank you. singing. Thank you for us. having me today. And thank you everyone for joining us today. And stay tuned for more interesting episodes. And please subscribe our channel and stay tuned with Kaur and Akshay. Have a nice day.